So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to India European Union Free Trade Agreement. Second issue is UGC Act controversy in India. Third issue is share of SC, ST and OBC in sanitation. So let's discuss all the issues in detail. In this session, we will discuss about India European Union Free Trade Agreement (FTA). Why in news? After almost 2 decades of negotiation, India and the European Union finalized a free trade agreement on 27th January 2026. It is called as the mother of all deals. Recently, India और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 जनवरी 2026 को फाइनलाइज हुआ है. It is called as the mother of all deals. Now, European Union will drop tariff on 99.5% of Indian export to the 27 nations bloc. Now, European Union इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाने वाले 99.5% आइटम्स पर अब टैरिफ ड्रॉप करने वाला है. India has given tariff concession on 97.5% of import from the European Union. So European wines and luxury car now will become less expensive here. इंडिया ने भी यूरोपियन यूनियन गुड्स पर अबाउट 97.5% इम्पोर्ट टैरिफ कंसेशन गिवन किए हैं. एज अ रिजल्ट इंडिया में यूरोपियन वाइन्स लग्जरी कार अब चीपर हो सकती हैं. की पॉइंट्स अबाउट इंडिया ईयू एफटीए डील. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए डील हुआ है इससे रिलेटेड की पॉइंट्स क्या क्या हैं. India EU FTA talks were first launched in 2007. Following several hiccups and pauses, they were resumed in 2022. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए से रिलेटेड फर्स्ट टॉक 2007 में स्टार्ट हुए थे. इसके बाद सेवरल हिकअप्स एंड पॉजेज इस डील के बिटवीन शो हुए, बट 2022 में इन्हें फिर से रिज्यूम किया गया. नाउ दिस इज इंडिया लार्जेस्ट एवर एफटीए. अब इंडिया और यूयू के बिटवीन जो एफटीए डील हुआ है ये इंडिया के लिए लार्जेस्ट एवर एफटीए डील है. सिग्निफिकेंस ऑफ एफटीए डील. इस एफटीए डील का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर ऑफ फैसिलिटेड एक्सेस टू द यूरोपियन मार्केट फॉर आवर फार्मर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. इस एफटीए डील के बाद इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए यूरोपियन मार्केट तक एक्सेस अब इजी हो सकता है. नंबर 2, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी इन मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में न्यू अपॉर्चुनिटीज इंडिया के लिए क्रिएट हो सकती हैं. नंबर 3, स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में कॉपरेशन स्ट्रेंथन हो सकता है. नंबर 4, पार्टनरशिप वुड स्ट्रेंथन स्टेबिलिटी एट द टाइम ऑफ ग्लोबल टर्मोइल. ग्लोबल टर्मोइल जिस तरह से हम देख रहे हैं ये डील स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन कर सकता है इंडिया में. नंबर 5, इंडिया एक्सपोर्ट आइटम टू द यूरोपियन यूनियन विल सी ड्यूटीज एलिमिनेटेड एंटायरली. इंडिया यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए जो भी आइटम्स एक्सपोर्ट करता है उन पर अब टैरिफ ड्रॉप हो सकते हैं. कुछ आइटम्स पर प्रेजेंट में कितना टैरिफ इम्पोज किया जाता है और कितना ये अब रिड्यूस हो सकता है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं. मैरिन प्रोडक्ट प्रेजेंट में 26% तक का ड्यूटी लेवी करता है, ये अब रिमूव हो जाएगा. केमिकल्स 12.8%, प्लास्टिक एंड रबर आइटम 6.5%, लेदर फुटवियर 17%, टेक्सटाइल एंड अपरेल 12%, बेस मेटल 10%, जेम्स एंड ज्वेलरी 4%, फर्नीचर एंड एलाइड कंज्यूमर गुड्स 10.5%, टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड 4.7%. How has the relationship between India and the European Union evolved over the year? Over the year, India and European Union के between relationship किस तरह से evolve हुए हैं? India and the European Union have a long and multifaceted relationship. This can be concluded from the fact that the European Union is India's third largest trading partner. Major events marking the evolution of relationship. Number 1, early 1990s. Relation between both began to strengthen in the 1990s when India began its process of economic liberalization and the European Union began to expand its membership. 1990s के डिकेड में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बिटवीन रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होते हैं बिकॉज 1990s डिकेड में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया.
इसी टाइम के ड्यूरिंग यूरोपियन यूनियन भी अपनी मेंबरशिप को एक्सपेंड कर रहा था। Number of Cooperation Agreement 1994. In 1994, both established a cooperation agreement which served as the basis for the strategic cooperation. 1994 में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच कॉपरेशन एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया गया, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बेस बनता है। नंबर 3, फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट 2000. The first India European Union summit held in 2000 marked a watershed in the evolution of the relation. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बिटवीन फर्स्ट समिट जो होता है वो 2000 में होता है। नंबर 4, जॉइंट एक्शन प्लान 2005. In 2005, the European Union and India signed a joint action plan which further strengthened their cooperation in areas including trade, investment, education and research. 2005 में इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जॉइंट एक्शन प्लान साइन किया जाता है, जिसके थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर में दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन स्ट्रेंथन होते हैं। नंबर 5, रिन्यूड डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन 2017. In 2017, both launched a new dialogue on foreign policy, defense and security, which has helped to further deepen their cooperation. Number 6, present times. In recent years, India and European Union have also worked together on issues related to international peace and security, climate change and sustainable development. What are the areas of cooperation between India and the European Union? इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच कॉपरेशन के वेरियस एरियाज क्या क्या हैं? नंबर 1, इकोनॉमिक कॉपरेशन. नंबर 2, पॉलिटिकल कॉपरेशन. नंबर 3, सिक्योरिटी कॉपरेशन. नंबर 4, रिसर्च एंड इनोवेशन. नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज. नंबर 6, मल्टीलैटरल कॉपरेशन. नंबर 1, इकोनॉमिक कॉपरेशन. इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंदर हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड. The European Union is India's third largest trading partner with bilateral trade totaling over euro 88 billion in 2021. India is also the European Union's 10th largest trading partner. इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच अबाउट यूरो 88 बिलियन डॉलर का ट्रेड 2021 में हुआ। इंडिया यूरोपियन यूनियन का टेंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जबकि यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इन्वेस्टमेंट. द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया. टाटा ग्रुप, एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द यूरोपियन यूनियन. इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया का एक मल्टीनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप यूरोपियन यूनियन के वेरियस नेशन जैसे फ्रांस एंड इटली में इसका सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. The European Union has supported India's effort to modernize its infrastructure, including through the financing of projects in sectors such as energy and transport. यूरोपियन यूनियन ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए सपोर्ट किया है, स्पेशली एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को फाइनेंस किया है। नंबर 2, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. बोथ हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप which include regular high-level political dialogue and cooperation on issues such as counter-terrorism and non-proliferation. दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखते हैं और दोनों कंट्रीज के बिटवीन कुछ इंपॉर्टेंट इशू सच एज काउंटर टेररिज्म एंड नॉन प्रोलिफरेशन से रिलेटेड कोऑपरेशन पर डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग करने के लिए हाई लेवल कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग होते हैं दोनों के बिटवीन। डेवलपमेंट असिस्टेंस. European Union has provided development assistance to India, including support for programs in areas such as health, education and agriculture. यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को डेवलपमेंट असिस्टेंस भी वेरियस सेक्टर में प्रोवाइड कराया है, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में। कोऑपरेशन ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज. यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव जॉइंटली हेल्ड अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप ऑन साइबर सिक्योरिटी and have cooperated on efforts to combat terrorism. साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ने ही वेरियस कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप हेल्ड की हैं एंड टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए भी दोनों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया है।
Number 3 is security cooperation. India and European Union have worked together on regional and global security issues, including through the United Nations and other multilateral organizations. Number 4, research and innovation. Both have cooperated on scientific research and innovation, including through the European Union's Horizon 2020 program. साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन पर दोनों ने ही कॉपरेट किया है एक दूसरे को। यूरोपियन यूनियन हॉरिजॉन 2020 प्रोग्राम के अंडर ये कॉपरेशन को बूस्ट किया गया है। दिस प्रोग्राम सपोर्ट जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट इन एरिया सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड एडवांस्ड मटेरियल। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। India and European Union have a number of cultural and educational exchange programs, including the Erasmus Plus program, which allow Indian students to study in the European Union and vice versa. इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बिटवीन कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं, सच एज इरास्मस प्लस प्रोग्राम। इरास्मस प्लस प्रोग्राम के अंडर इंडियन स्टूडेंट को यूरोपियन यूनियन में स्टडी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नंबर 6, multilateral cooperation. The European Union and India cooperate on various global issues, including climate change, development, and security. वेरियस ग्लोबल इश्यूज पर भी यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, सच एज क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। द यूरोपियन यूनियन हैज सपोर्टेड इंडियाज एफर्ट टू गेन ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल ट्रेड सिस्टम, इंक्लूडिंग WTO। अबाउट यूरोपियन यूनियन, Union of 27 member. The European Union is a political and economic union of 27 member states located primarily in Europe continent. यूरोपियन यूनियन यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड 27 मेंबर का एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, established by the Maastricht Treaty, which came into force on November 1, 1993. यूरोपियन यूनियन मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, ये इफेक्टिव हुआ। मेन गोल ऑफ यूरोपियन यूनियन के मेन गोल्स क्या क्या हैं? टू प्रमोट कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट इन ऑर्डर टू एनहांस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन यूरोप। यूरोप में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए मेंबर स्टेट के बिटवीन कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन को प्रमोट करना इसका मेन गोल रहा है। The European Union has its own currency, the euro, which is used by 19 of the member states. यूरोपियन यूनियन का अपना करेंसी है यूरो। यूरोपियन यूनियन का 19 मेंबर के द्वारा भी इस करेंसी का अपने कंट्रीज में यूज किया जाता है। यूरोपियन यूनियन हैज अ सिंगल मार्केट वेयर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल कैन मूव फ्रीली। यूरोपियन यूनियन का अपना एक सिंगल मार्केट है जहां पर गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल को फ्रीली मूव किया जा सकता है। द जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एवोल्यूशन कैसे हुआ? The European Union has its root in the aftermath of World War II, when European leaders sought to promote peace, stability and prosperity in the continent. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप कॉन्टिनेंट में पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ लीडर्स का मीटिंग होता है और इस तरह के यूनियन को एस्टेब्लिश करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957, EEC. EEC was established by the Treaty of Rome. It aimed to create a common market among its member states and to promote economic growth and cooperation. 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के अंडर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका मेन एम मेंबर स्टेट के बिटवीन एक कॉमन मार्केट एस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन को प्रमोट करना था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1960, it was created to promote free trade and economic integration between certain countries not in EEC. EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंडर आने वाले कंट्री EEC का मेंबर थे। यूरोप के जो कंट्री EEC का मेंबर नहीं थे, उन्होंने फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए फ्री ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया 1960 में। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1993,
It transformed the EEC into the European Union and expanded the scope beyond economic integration to include political, social and सिक्योरिटी पॉलिसीज। 1993 में ईईसी को यूरोपियन यूनियन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और इसके स्कोप को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बियॉन्ड एक्सपेंड किया जाता है। इट मींस पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। यूरो इंट्रोड्यूस 1999। यूरो वाज इंट्रोड्यूस इन 11 कंट्रीज फॉर कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। यूरो 11 कंट्रीज में कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रेडी ऑफ लिस्बन 2007। ट्रेडी ऑफ लिस्बन वाज साइंड टू मेक द यूरोपियन यूनियन मोर डेमोक्रेटिक, efficient and transparent, and thereby able to tackle global challenges such as climate change, security and sustainable development. Croatia became the 27th European Union member in 2013। यूरोपियन यूनियन का लास्ट मेंबर ज्वाइन करने वाला जो मेंबर था वो क्रोएशिया रहा है। 2013 में इसने ईयू ज्वाइन किया था। यूनाइटेड किंगडम वोट टू लीव द यूरोपियन यूनियन 2016 in a referendum in 2016। 52% of voters in the UK voted for the UK to leave the European Union। यूके यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट करने के लिए 2016 में एक रेफरेंडम कंडक्ट करता है। 52% एग्जिट होने के लिए वोट करते हैं। यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द ईयू इन 2020। 2020 में यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर देता है। व्हाट इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर फोर मेन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस दैट लीड द यूरोपियन यूनियंस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोपियन यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने वाले फोर मेन डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर 1 यूरोपियन काउंसिल, नंबर 2 यूरोपियन कमीशन, नंबर 3 यूरोपियन पार्लियामेंट, नंबर 4 काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। Number 1 European Council. The European Council is made up of heads of government of the European Union member state. It sets the European Union's overall political direction. यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट के जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस्टेब्लिश होता है एंड ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन यूरोपियन काउंसिल ही सेट करता है। यूरोपियन कमीशन। द यूरोपियन कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव ब्रांच यूरोपियन कमीशन है। यूरोपियन पार्लियामेंट इट इज द डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन पार्लियामेंट यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी है। काउंसिल ऑफ द ईयू इट इज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ईयू। It represents the interest of member states and is responsible for adopting legislation and coordinating policies. The work of the above institutions is complemented by other institutions and bodies. अभी जो हमने 4 इंस्टीट्यूशंस डिस्कस किए हैं इनके वर्क को अदर इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज के द्वारा कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, सच एज कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। Number Court of Justice of the European Union. It is the Supreme Court of European Union. It ensures that European Union law is interpreted and applied in a consistent manner across all member states. Court of Justice of the European Union ये यूरोपियन यूनियन का सुप्रीम कोर्ट है। ये इंश्योर करता है कि यूरोपियन यूनियन लॉ ऑल मेंबर कंट्रीज के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं, फॉलो किया जा रहा है नहीं, या लॉ को इंटरप्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कोर्ट की है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्राइस स्टेबल इन द यूरो एरिया एंड इट्स मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी। नंबर 3 यूरोपियन कोड ऑफ ऑडिटर्स contribute to improving European financial management and act as the independent guardian of the financial interest of the EU citizens. In this session, we will discuss why people are protesting against UGC Act 2026. Why in news? The University Grant Commission has notified the University Grant Commission Promotion of Equity in Higher Educational Institutions Regulation 2026 aimed at tackling caste-based discrimination in higher education institutions. Recently, University Grant Commission ने
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किया है, जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द यूजीसी एक्ट 2026? यूजीसी एक्ट 2026 के की प्रोविजंस क्या-क्या हैं? नंबर 1, ब्रॉड कवरेज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 2, एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नंबर 3, मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स। नंबर 4, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। नंबर 5, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। नंबर 6, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। नंबर ब्रॉड कवरेज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पर ब्रॉडली कवरेज किया गया है। द रेगुलेशन डिफाइन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज एनी अनफेयर और biased ट्रीटमेंट अगेंस्ट एससी, एसटी एंड ओबीसी। यूजीसी एक्ट 2026 के अंडर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है। इट मीन्स एससी, एसटी एंड ओबीसी के अगेंस्ट किसी भी टाइप का अनफेयर और biased ट्रीटमेंट अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा। It explicitly extending legal protection to OBCs and correcting a major omission in the earlier draft framework. ओबीसी के लिए लीगल प्रोटेक्शन अब इसके थ्रू एक्सटेंड हो गया है। प्रीवियसली जितने भी ओबीसी के लिए प्रोटेक्शन से रिलेटेड फ्रेमवर्क थे, उनमें ओबीसी का इस तरह का प्रोटेक्शन का ओमिशन था। Number 2, expanded definition of discrimination. Discrimination is defined as an unfair, biased or differential treatment, whether explicit or implicit, on grounds such as caste, religion, race, gender, place of birth, or disability, including acts that impair equality in education or violate human dignity. डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ये एक ब्रॉड डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन का। नंबर 3, मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स। Every higher education institution is required to establish an equal opportunity centers to promote equity, social inclusion, and equal access, and to address complaints related to discrimination on campus. एवरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो इक्विटी, सोशल इंक्लूजन एंड इक्वल एक्सेस को प्रमोट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स इस्टेब्लिश करेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कंप्लेंट को एड्रेस करेंगे। इक्विटी कमेटी, ईच इंस्टीट्यूशन मस्ट फॉर्म एन इक्विटी कमेटी अंडर द ईओसी chaired by head of the institution with mandatory representation from SC, ST, OBC, person with disability and women, ensuring inclusive decision making. ईच इंस्टीट्यूशन को ईओसी के अंडर एक इक्विटी कमेटी फॉर्म करना होगा, जिसको इंस्टीट्यूशन के हेड के द्वारा चेयर किया जाएगा। इक्विटी कमेटी के अंदर SC, ST, OBC, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड वुमेन मेंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, EOC must submit a biannual report while institutions are required to file an annual report on equity related measure to the UGC. EOC को इस एक्ट के अकॉर्डिंग बायएनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होगा। इंस्टीट्यूशन को एनुअली बेस पर रिपोर्ट सबमिट करना होगा यूजीसी के लिए। इट विल स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। द रेगुलेशंस प्लेस अ क्लियर ड्यूटी ऑन इंस्टीट्यूशंस टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्विटी। डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने के लिए, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी यहाँ पर मैंडेट की गई है। The head of the institution made directly responsible for effective implementation and compliance. Effective implementation के लिए and compliance के लिए यहाँ पर directly head of institution को responsible declare किया गया है। National level monitoring mechanism. UGC will establish a national level monitoring committee comprising representatives from statutory bodies and civil society. यूजीसी नेशनल लेवल पर नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी स्टेब्लिश करेगी, जिसके अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड सिविल सोसाइटी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे। एनएमसी ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू कंप्लेंट एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, मीटिंग एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी एनएमसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन, कंप्लेंट रिव्यू एंड प्रिवेंटिव मेजर टेकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस,
Institutions violating the regulation may face a deterrent debarment from UGC scheme, prohibition on offering a degree, distance, or online program, or even a removal from UGC recognition, making the rules enforceable rather than advisory. Significance of UGC Act 2026. UGC Act 2026 का क्या significance है? Number one, UGC Act 2026 strengthen the legal and institutional framework. Number two, inclusion of OBC. Number three, state penalties. Number one, UGC Act 2026 strengthen the legal and institutional framework against caste-based discrimination in higher education, addressing a serious concern highlighted by a study in 2019 by IIT Delhi, which found that 75% of students from historically disadvantaged caste face discrimination on campus. UGC 2026 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होने वाले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। साथ ही 2019 में दिल्ली आईआईटी के अंडर किए गए एक स्टडी जिसके अंडर फाइंड आउट किया गया कि 75% डिसएडवांटेज कास्ट से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको भी एड्रेस करता है। नंबर ऑफ इंक्लूजन ऑफ ओबीसी मार्क अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू सोशल जस्टिस। इस एक्ट के अंदर ओबीसी को भी इंक्लूड किया गया है। इट मींस अगर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के साथ अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है देन उसके लिए भी ये एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखता है। नंबर थ्री, स्टूडेंट पेनल्टीज सिंगल शिफ्ट फ्रॉम एडवाइजरी गाइडलाइन टू इन्फोर्सेबल रेगुलेशन। इस एक्ट के अंदर जो स्टूडेंट पेनल्टीज प्रोविजन किए गए हैं, ये पेनल्टीज एडवाइजरी गाइडलाइन से इन्फोर्सेबल रेगुलेशन की तरफ एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। हाउ डज कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इम्पैक्ट एक्सेस टू एजुकेशन इन इंडिया? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में किस तरह से एक्सेस टू एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है? नंबर थ्रेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। नंबर टू रेस्ट्रिक्ट एंट्री इनटू क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस। नंबर थ्री, साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन स्टिग्मा। नंबर फोर, फेल्योर टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। नंबर फाइव, हायर ड्रॉप आउट रेट। नंबर थ्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अंडरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए इक्वालिटी, डिग्निटी एंड फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है। It weakens public faith in affirmative action policies and democratic institutions and contradicts India's commitment to inclusive and equitable development. Number two, restricted entry into quality institutions. Caste-based discrimination reduces the representation of SC, ST, and OBC students in elite schools and colleges. कास्ट-बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऐसे एसटी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एलिट स्कूल एंड कॉलेजेस में रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करता है। Limited access to education trap communities in low-income occupations, weakening education's role as a social equalizer. Number three, psychological exclusion stigma attached to reserved category identity lead to anxiety, low self-esteem, and reduced academic performance. The Thorold Committee 2007 highlighted how segregation in hostels, dining halls, and sports isolate marginalized community students, creating ghettos within elite campuses. A number of failure of grievance redressal. SC/ST cells in many universities are often dysfunctional or lack legal teeth. They frequently prioritize protecting the institution's reputation over delivering justice to the victim. मैनी यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रेजेंट में SC/ST सेल्स हैं, बट ये डायफंक्शनल हैं या इनके पास कोई लीगल टीथ नहीं है। The Thorold Committee noted that while SC/ST cells exist on paper, but they often lack autonomy. थोरड कमेटी ने यह भी हाईलाइट किया कि SC/ST सेल पेपर पर एग्जिस्ट है, बट इनके पास किसी टाइप का ऑटोनॉमी नहीं है। नंबर 5, हायर ड्रॉप आउट रेट्स। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन combined with financial, social and psychological pressure result in disproportionately higher dropout among marginalized groups. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के साथ फाइनेंशियल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर जो कंबाइन होता है तो मार्जिनलाइज ग्रुप के स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेट बहुत हायर होता है।
What measures are required to dismantle institutional casteism in education? एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म को डिसमेंटल करने के लिए क्या क्या मेजर्स टेकिंग करना होगा? नंबर वन, सोशल ऑडिट। नंबर टू, करिकुलम ऑफ इंक्लूजन। नंबर थ्री, मेंटोरशिप सर्कल्स। नंबर फोर, फैकल्टी सेंसिटाइजेशन। नंबर फाइव, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स। नंबर वन, सोशल ऑडिट। The NCSA, National Commission for Scheduled Caste, should conduct an annual social audit of zero discrimination compliance in central universities. NCSA, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जीरो डिस्क्रिमिनेशन कंप्लायंस से रिलेटेड एनुअल सोशल ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए। नंबर टू, करिकुलम ऑफ इंक्लूजन, नीड टू डीकोलोनाइज द करिकुलम टू इंक्लूड दलित हिस्ट्री एंड लिटरेचर अक्रॉस डिसिप्लिन्स। Number three, mentorship circles. Institutionalizing mentorship program like the Sadhi initiative in some IITs to bridge the cultural capital gap for the freshers. Number four, faculty sensitization. Mandatory unlearning cost workshop for faculty and staff. Professors in universities must be trained to identify micro aggregations. For example, asking rank publicly, segregating lab groups that contribute to a hostile environment. Number five, special recruitment drives. The massive vacancy in SC/ST faculty positions, often 30 to 40% in IITs, must be filled on a war footing. A diverse faculty body is the strongest deterrent against discrimination. SC/ST फैकल्टी पोजीशंस को हमें फिल करना होगा और वॉर फूटिंग तरीके से इन्हें फिल करना होगा। किसी भी फैकल्टी में अगर डाइवर्स फैकल्टी अगर होगी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, देन वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेटरेंट हो सकता है। इंडिया इनिशिएटिव टू एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव सेफ्टी इनिशिएटिव, आर्टिकल 15, आर्टिकल 46, SC/ST एक्ट 1989। Article 15, empower state to make special provisions for SC/STs in admission to educational institutions including private ones. It was added by 93rd Amendment. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए SC/ST को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। स्टेट की आर्टिकल 15 के अंदर एक ड्यूटी है। 93rd अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रोविजन को ऐड किया गया था। आर्टिकल 46, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंडेटिंग द स्टेट टू प्रोटेक्ट SC/STs फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बेस फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट के लिए और इसमें प्रोविजन किया गया है कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो SC/STs को सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करे। SC/ST Act, Prevention of Atrocities Act 1989 criminalizes act like preventing entry into educational institutions or insulting a member of SC/ST in public view. SC/ST Act 1989 के अंडर किसी भी SC/ST स्टूडेंट को अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंट्री करने से प्रिवेंट किया जाता है या पब्लिक प्लेस पर किसी भी SC/ST मेंबर का इंसल्ट किया जाता है, देन उसके अगेंस्ट SC/ST एक्ट अप्लाई किया जा सकता है। फाइनेंशियल एंड एकेडमिक एक्सेस इनिशिएटिव, श्रेष्ठ, प्रोवाइड रेसिडेंशियल एजुकेशन टू इंटेलिजेंट SC स्टूडेंट इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल, हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग एक्सेस टू एलिट एजुकेशन। इंडिया में SC कैटेगरी के इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए श्रेष्ठ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है सो दैट ये रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल में स्टडी कर सकें। नेशनल फेलोशिप फॉर SC/ST सपोर्ट SC/ST MPhil एंड PhD scholars financially, reducing dependency on faculty grant and improving academic autonomy। SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट जो MPhil या PhD कर रहे हैं उनके लिए नेशनल फेलोशिप फॉर SC/ST प्रोविजन की गई है सो दैट एकेडमिक ऑटोनॉमी को इम्प्रूव किया जा सके।
Top class education scheme fully funded funds SC/ST student in premier institute like IITs and IIMs, removing financial barriers to allied higher education. PM Ajay, it focus on building hostels for SC students, ensuring safety, reducing social isolation, and improving retention in higher education. ऐसे स्टूडेंट के लिए पीएम अजय के अंडर हॉस्टल बिल्ड किए गए हैं, सेफ्टी को इंश्योर किया गया है। About University Grant Commission (UGC) in 1944, Sargent report recommended to create a University Grant Committee. It was India's first effort to establish a national education system. 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इंडिया में स्पेशली ये फ्रीडम से पहले का ये रिपोर्ट है, इंडिया में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी होना चाहिए और ये फर्स्ट एफर्ट था इंडिया के अंदर नेशनल एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का। यूजीसी वाज फॉर्म्ड इन 1945, इनिशियली सुपरवाइज्ड अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाय 1947 इट्स स्कोप एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑल एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज। 1945 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी इस्टेब्लिश कर लिया जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसके अंडर सुपरवाइज किया गया। 1947 के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यहाँ पर ऑल एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज के लिए एक्सपेंड कर दिया गया। In 1948, the University Education Commission, led by Dr. S. Radhakrishnan, recommended its restructuring based on the UK model. 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको डॉक्टर एस राधाकृष्णन लीड कर रहे थे, इन्होंने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को यूके मॉडल के बेस पर रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। In 1952, government designated the University Grant Commission to oversee grant for central universities and higher educational institutions. 1952 में गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए गिवन किए जाने वाले ग्रांट्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी ग्रांट्स गिवन किए जाते हैं उनके ओवरसी के लिए यहाँ पर यूजीसी डेजिग्नेट किया। स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1956, formally UGC inaugurated by Maulana Abul Kalam Azad in 1953, it became a statutory body in 1956. फॉर्मली यूजीसी का जो पहली बार इनऑग्रेशन किया गया 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। 1956 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बन गया। यूजीसी इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। कंपोजिशन, it consists of chairman, vice chairman and 10 other member appointed by the central government. यूजीसी के अंदर टोटल 12 मेंबर होते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड 10 अदर मेंबर, ये सब मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इट्स की फंक्शंस, एलोकेटिंग ग्रांट टू यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट एलोकेट किए जाते हैं इसके थ्रू। एडवाइजिंग ऑन हायर एजुकेशन रिफॉर्म, हायर एजुकेशन में किस टाइप के रिफॉर्म होने चाहिए इससे रिलेटेड एडवाइजरीज गिवन करता है। प्रोमोटिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को प्रोमोट। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस शेयर ऑफ SC, ST एंड OBCs एज सैनिटेशन वर्कर्स इन इंडिया। More than 66% of the Group C सफाई कर्मचारी employed in the union government come from the SC, ST and OBC, as per the annual report for 2024-25 from the Department of Personnel and Training. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट के अंदर ग्रुप सी में वर्किंग सफाई कर्मचारियों में 66% कर्मचारी SC, ST, OBC से बिलोंग कर रहे हैं। Around 91.9% workers engaged in the hazardous cleaning of sewer and septic tank in India's cities and towns belonging to SC, ST or OBC community. A survey of 2024 has shown. 2024 सर्वे के अकॉर्डिंग हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक में वर्क करने वाले 91.9% वर्कर्स SC, ST और OBC से बिलोंग कर रहे हैं। The data was collected from over 3,000 urban local bodies into the 29 state and UTs. Of the profiled workers, 68.9% were SC,
14.7% were OBC, 8.3% were ST, and 8% were from the general category. The caste-wise share of the workers engaged in cleaning of sewers and septic tanks across the country में क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक में एंगेज वर्कर्स का कास्ट वाइज शेयर क्या है। हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी के वर्कर्स हैं। अबाउट 68.9% वर्कर्स क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक में वर्क कर रहे हैं। एसटी 8.3%, ओबीसी 14.7%, जनरल 8%। What are key findings of sanitation workers and manual scavenging in India? Sanitation workers and manual scavenging in India से related key findings क्या-क्या हैं? The report released last week show that more than 66% of Group C सफाई कर्मचारी employed in the union government come from the SC, ST, OBC. इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क कर रहे सैनिटेशन वर्कर्स में 66% SC, ST एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। Group A post in the union ministries and department held 14.2% by SC, 6.54% by ST, 19.14% by OBC। यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट के ग्रुप ए के अंडर SC, ST, OBC के कितने कैंडिडेट हैं जो वर्क कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। What is regulation? Department of Personnel and Training regulations on direct recruitment to all group of posts in the union government require reserving 15% of सीट for SC, SC के लिए 15% का सीट रिजर्व किया गया है। 7.5% फॉर ST, ST के लिए 7.5% सीट रिजर्व की गई है। 27% फॉर OBC, OBC के लिए 27% रिजर्व की गई है। एंड 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। नो रिपोर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग इन द कंट्री। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट देयर इज नो रिपोर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग इन द कंट्री। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस का कोई रिपोर्ट नहीं है। इट मीन्स गवर्नमेंट के पास खुद का अपना डाटा नहीं है कि कितना परसेंट SC, ST, OBC मैनुअल स्क्वेंजिंग में वर्क कर रहे हैं। लास्ट कुछ ईयर से डाटा गिवन नहीं किया जा रहा था, बट ये डाटा अब काफी ईयर के बाद गिवन किया गया है। However, in 2023, a report by Union Ministry of Social Justice and Empowerment said that only 508 districts in the country have declared themselves manual scavenging free, despite stating over the last few years that manual scavenging had been eliminated. इंडिया से मैनुअल स्क्वेंजिंग को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लॉ इनेक्ट किए गए हैं, पर इंडिया के ओनली 508 स्टेट को ही मैनुअल स्क्वेंजिंग फ्री डिक्लेयर किया गया है। Between 2019 and 2023, at least 377 people across the country have died from hazardous cleaning of sewers and septic tanks, according to government data tabled in the parliament. एक डाटा के अकॉर्डिंग 2019 से 2023 के बिटवीन सीवर एंड सेप्टिक टैंक को क्लीनिंग करने की ड्यूरिंग अबाउट 377 पीपल का डेथ हुआ। व्हाट इज नमस्ते प्रोग्राम? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते प्रोग्राम स्कीम टू मैकेनाइज ऑल सीवर वर्क एंड प्रिवेंट डेथ ड्यू टू hazardous क्लीनिंग वर्क। नमस्ते प्रोग्राम एक स्कीम है सो दैट सीवर वर्क को मैकेनाइज किया जा सके एंड hazardous क्लीनिंग वर्क से हो रही डेथ को प्रिवेंट किया जा सके। The Namaste program target workers directly associated with sewer and septic tank cleaning, including drivers of dislodging vehicles, helpers, machine operators, and cleaners. नमस्ते प्रोग्राम डायरेक्टली उन वर्कर्स के साथ एसोसिएटेड है जो कि सेप्टिक टैंक क्लीनिंग, सीवर क्लीनिंग से एसोसिएटेड हैं। इसके अंडर डिसलजिंग व्हीकल के ड्राइवर, हेल्पर्स, मशीन ऑपरेटर्स एंड क्लीनर सभी को इंक्लूड किया गया है। The scheme for rehabilitation of manual scavengers was merged with the Namaste scheme for 100% machination of sewer work. सीवर वर्क को 100% मशीनेशन करने के लिए रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर स्कीम को
नमस्ते स्कीम के साथ मर्ज किया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।